हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में अब तक हमने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र ये सब चीज़ें पढ़ी। आज हम परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र यानी ये क्या करता है, शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक जो तंत्र होता है, अंगों का एक समूह होता है, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है या अन्य CO2 है। इन सबको बाहर निकालने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालने के लिए एक उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसमें जो मुख्य पार्ट होता है उसमें किस किस से मिलकर बना होता है। ये वृक्क से बना होता है, वृक्क 2 होते हैं ये, और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मेनली जो पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्रवाहिनियाँ होती हैं और एक मूत्राशय होता है। तो इनमें जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है वो किडनी होता है। तो किडनी यानी वृक्क, जिसको वृक्काणु भी कहते हैं हम, तो ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। और लास्ट में जो मूत्रवाहिनियाँ होती हैं ये मूत्राशय में खुलती है, और मूत्राशय किसमें, मूत्र मार्ग में खुलता है, मूत्र मार्ग। इस तरह से इन चारों से मिलकर एक अंग बनता है जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले देखो मूत्र, ये उत्सर्जन तंत्र होता कैसे है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। हमारे शरीर में 2 सेम के बीज के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम किडनी कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ये उत्सर्जन तंत्र है, जो कि क्या होते हैं हमारे इसमें शरीर में मेरुदंड या कसूरी दंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। सेम के बीज के आकार की लाल संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम वृक्क कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो ये आमने सामने स्थित न होकर इसमें ये वाली किडनी थोड़ा सा नीचे स्थित होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर यकृत होने के कारण ये थोड़ा सा नीचे होती है और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। तो इस तरह से हमारा उत्सर्जन तंत्र बनता है। उत्सर्जन तंत्र में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निकालने के आधार पर अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे अमोनिया को निकालने वाला कौन होता है, यूरिक अम्ल को निकालने वाला क्या कहलाता है, और एमिनो अम्लों को उत्सर्जित करने वाला क्या कहलाता है। तो हम उनको पढ़ते हैं पहले, कौन कौन से प्राणी होते हैं। ये हैं उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर हम जंतुओं को जिस श्रेणी में बांटते हैं उन्हें इस तरह से कहते हैं कि जो जंतु एमिनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को एमिनो अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, उन्हें हम एमिनोटैलिक कहते हैं या एमिनोटैलिक कहलाते हैं। जैसे सीपी, घोंगा, तारा मछली आदि। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को एमिनो यानी एमिनो अम्लों के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अमोनिया के रूप में निकालते हैं, उन्हें एमिनोटैलिक यानी अमोनोटैलिक कहते हैं। वो ध्यान रहे, थोड़ा सा अंतर है, ये एमिनोटैलिक है, ये अमोनोटैलिक कहलाते हैं। और जैसे अमीबा, स्पंज व हाइड्रा यूरिया के रूप में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहलाते हैं। यानी यूरिया के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे मेंढक, मछली और मनुष्य। तो ये क्या काम करते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उनको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और यूरिया के रूप में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो पदार्थ बनते हैं एमिनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये सभी जल में घुलनशील होते हैं जो मूत्र के रूप में बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही यूरिक अम्ल के रूप में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। जैसे पक्षी, सर्प, छिपकली, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से इन पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालने के
आधार पर इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र, जो कि हमारा बना होता है किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इतने। तो ये है मानव में उत्सर्जन तंत्र। यहाँ इनका नामकरण करें, ये तो भाग होता है, ये होता है दायां भाग, दायां वृक्क, और ये होता है बायां वृक्क, यानी बाईं किडनी होती है। तो इनमें क्या होता है, ये वाला थोड़ा सा नीचे स्थित होता है, ये ऊपर स्थित होता है, ये दोनों आमने सामने नहीं होते हैं। तो इनमें जो किडनी होती है उनमें 2 नलियाँ आती हैं और 1 नली बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने वाली नली को कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो मूत्राशय में आकर खुलती है, ये थैलेनुमा स्पंजी संरचना होती है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। और ये मूत्र मार्ग में द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है, इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। यहाँ पर देखो एक धमनी होती है, एक सिरा होती है। तो इसको ये क्या होती है, वृक्क में आ रही है, इधर के वृक्क में भी ये जा रही है, तो इसको कहते हैं वृक्क धमनी, जो वृक्क में अंदर जाती है। तो वृक्क में दोनों धमनी और सिराएं दोनों ही प्रवेश करती हैं। इसका मतलब होता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों ही इसमें जाते हैं। और यहाँ पर ये जो नली होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं वृक्क के सिरा, वृक्क सिरा। और 2 नलियाँ इसमें अंदर गई। ये जो भाग होता है ये हाइलम कहलाता है, यानी नाभि कहलाता है, इसको कहते हैं हाइलम। और इसके ऊपर जो ये संरचना होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। ये क्या संरचना है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। अब हम इसका वर्णन करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो हम क्या लिखते हैं, इस तरह से इसमें लिखते हैं कि जो मानव में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में। यहाँ पर मनुष्य में 2 वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, ये सेम के बीज के आकार के, ये सेम के बीज के आकार के लाल रंग की संरचना होती है, अब यहाँ पर देखो सेम की जो फलियाँ होती हैं उनके बीज का आकार इस तरह से होता है। आकार का मतलब यहाँ पर शेप है, उसकी साइज़ है इस तरह की होती है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कुछ सेम के बीज की तरह छोटे से ही हो, सेम का बीज तो छोटा सा होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, कुछ बड़ी संरचनाएं हैं, लाल रंग की हैं। इनकी जो शेप है वो सेम के बीज के जैसी है, न कि इनकी साइज इतनी होती है। तो हम यहाँ पर साइज लिखते हैं। ये जो दोनों ओर की जो किडनियाँ होती हैं, इनको इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, ये आमने सामने नहीं होती हैं। यहाँ पर लिख दो, दोनों प्रकार के वृक्क आमने सामने नहीं होते, आमने सामने नहीं होते हैं। दाहिना वृक्क थोड़ा नीचे स्थित होता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, ये उदर गुहा में, कशेरुक दंड यानी मेरुदंड के दोनों ओर, मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो इनमें क्या होती है, इनमें धमनियाँ और सिराएं प्रवेश करती हैं तथा इनमें वृक्कीय धमनी व वृक्कीय सिरा प्रवेश करती हैं व प्रत्येक वृक्क से
एक एक मूत्रवाहिनी, एक एक मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। ये जो है मूत्रवाहिनी है, ये बाहर निकल रही है और वृक्क शिरा और वृक्क धमनी इसमें प्रवेश करती हैं। तो जहाँ से ये प्रवेश करती हैं उस भाग को हाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर ये मूत्रवाहिनी जो प्रवेश करती है, ये मूत्रवाहिनी किस में खुलती है? मूत्रवाहिनी एक लचीली थैलेनुमा संरचना जिसे मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, उसमें खुलती है, जो मूत्र मार्ग में खुलता है, जो मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है। ऐसे लिख दो, मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है। इस तरह से ये उत्सर्जन तंत्र का वर्णन है। हम सब चित्र बना दिया, इसका वर्णन कर दिया, कौन सी चीज़ें कहाँ होती हैं। फिर से बता देते हैं कि ये उदर गुहा में नीचे स्थित होती हैं और कशेरुक दंड के यानी मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। दो किडनियाँ होती हैं, ये दोनों कभी भी आमने सामने नहीं होती। दाईं किडनी यकृत ग्रंथि के कारण कुछ नीचे स्थित होती है, जबकि ये बायां वृक्क ये ऊपर स्थित होता है। तो प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक किडनी में 3 नलियाँ होती हैं, जिनमें 2 नलियाँ प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने वाली हैं वृक्क शिरा और वृक्क धमनी प्रवेश करती हैं, जबकि एक मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। ये 2 मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय थैलेनुमा स्पंजी संरचना में खुलती हैं, जिसे मूत्राशय कहते हैं। ये मूत्राशय का अंतिम छोर मूत्रमार्ग कहलाता है। इस तरह से ये उत्सर्जन तंत्र होता है। अब हम पढ़ेंगे ये वृक्क की क्या संरचना होती है, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद बनाते हैं हम वृक्क की आंतरिक संरचना, यानी इसको आंतरिक संरचना क्या होती है किडनी की। तो इस तरह से उसकी सेम के बीज की आकृति की ये संरचना होती है। हमारे 2 किडनियाँ होती हैं, इस किडनी में 2 नलियाँ प्रवेश करती हैं। इसको तो बोलते हैं, एक आती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कहलाती है इसको वृक्क धमनी। और एक नली और आती है, इसी के साथ साथ होती है, धमनी और शिराएँ हमेशा साथ होती हैं। तो ये जो नली है, दूसरी नली है, इससे चिपकी हुई रहती है, ठीक है, ये कहलाती है वृक्क शिरा, ठीक है। 2 नलियाँ प्रवेश करती हैं, इनके बदले में एक नली बाहर निकलती है इस तरह से, जिसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। ये क्या होती है? मूत्रवाहिनी, जो आगे जाकर मूत्राशय में खुलती है, मूत्र वाहिनी। क्लियर है? 3 नलियाँ प्रवेश कर रही हैं, यानी 2 प्रवेश करती हैं, एक बाहर निकलती हैं, 3 नलियों से कांटेक्ट होता है। इसमें ये प्रत्येक किडनी के चारों ओर इस तरह से एक झिल्ली लगी होती है, यानी दोहरा आवरण पाया जाता है। और इसमें 2 भाग होते हैं, बाह्य भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो मेडुला किस तरह से स्थित होता है? इस तरह से ये संरचना होती है। ये जो भाग होता है अंदर का भाग, ये मेडुला कहलाता है। ये पिरामिड के जैसी संरचनाएं होती हैं और यहाँ का जो भाग होता है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, यानी वलकुट भाग कहलाता है। ये कॉर्टेक्स भाग है, कॉर्टेक्स यानी बाहरी भाग बनाता है, आउटर होता है। और ये जो पिरामिडीय संरचना होती है, इनको मेडुला या मध्यांश, यानी ये अंदर का भाग होता है, जो कि कैसा होता है? पिरामिडीय होता है, पिरामिडीय भाग, ठीक है। तो ये किडनी की आकृति होती है।
इसमें जो ये भाग होता है ये हाइलम कहलाता है या पेल्विक्स कहलाता है, जो पेल्विक्स के रूप में बाहर खुलता है मूत्रवाहिनी में, ये हाइलम कहलाता है। इस हाइलम भाग में तीनों नलियाँ जुड़ी होती हैं। तो इसके जो यानी नाभिक भी बोलते हैं, नाभिक ये दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। हम इसका वर्णन करते हैं तो इस तरह से करेंगे कि किडनी का जो इसका मेन जो भाग होता है, इसमें जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, प्रत्येक किडनी में लाखों की संख्या में छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं जिनको वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे, प्रत्येक वृक्क 2 भागों से मिलकर बना होता है, भागों से मिलकर बना होता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स व आंतरिक भाग को मेडुला या मध्यांश कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है इसमें, प्रत्येक वृक्क में धमनी व सिरा प्रवेश करती हैं व मूत्रवाहिनी बाहर आती है, बाहर निकलती है ना। इसलिए 3 नलियाँ होती हैं जो किडनी से जुड़ी होती हैं। किडनी के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है और इसमें क्या होता है कि एक मध्यांश या हाइलम भाग होता है जिसमें ये नलियाँ होती हैं। और प्रत्येक वृक्काणु में ये किडनी में क्या होता है कि प्रत्येक वृक्क की लंबाई यानी जो इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर की संरचनाएं होती हैं। और प्रत्येक वृक्क में यानी प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख यानी लाखों की संख्या में सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन्स कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन्स की संरचना बनाइए तथा इसकी क्रियाविधि, यानी जो मूत्र बनने की प्रक्रिया होती है, जो उसको छनने की प्रक्रिया होती है, वो नेफ्रॉन्स में संपन्न होती है। यानी किडनी में भी ये एक मुख्य पार्ट होता है जो कि मूत्र निर्माण का कार्य करता है। ये हाइलम जो मध्य का भाग होता है, इसमें एक कीप के आकार की एक नली होती है। मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये क्या करती है, कीप के आकार की, इसको पेल्विक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, संपूर्ण मूत्र छन कर इकट्ठा होकर इसमें मूत्रवाहिनी से बाहर निकल आता है और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। धीरे धीरे प्रक्रिया होती रहती है। तो हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है। इनमें मुख्य रूप से कीप के समान संरचना होती है जिसको बोमन संपुट कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेफ्रॉन्स और इसके मूत्र छनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। देखो, नेफ्रॉन्स यानी वृक्काणु क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनमें मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। इसमें क्या होती है, एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इस तरह से ये प्यालेनुमा संरचना ये बोमन संपुट कहलाती है। इसमें इस तरह से चलनियाँ होती हैं, ये कण होते हैं, इसको बोलते हैं बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल कहते हैं। इस कैप्सूल में 2 नलियाँ प्रवेश करती हैं। एक तो चौड़ी होती है जिसे हम इसमें से क्या होता है, ब्लड आता है, इसका नाम होता है अभिवाही धमनी, यानी जो रक्त को लाने का काम करती हैं। यहाँ पर ये रक्त इधर आता है और ये अंदर बोमन संपुट में इस तरह से घूमकर एक गुच्छे का निर्माण करती है। इस तरह से ये गुच्छे के बाद में एक पतली नली के रूप में बाहर निकल जाती है। यहाँ से शुद्ध रक्त बाहर निकलता है। इस तरह से 2 नलियाँ प्रवेश करती हैं। इन नलियों में एक चौड़ी होती है और एक सकड़ी होती है। तो जिसमें से रक्त अंदर आता है उसे अभिवाही धमनी कहते हैं और जो नली बाहर निकलती है उसको अपवाही धमनी कहते हैं। ये क्या होती है, अभिवाही
अभिवाही धमनी, ठीक है, दिख रहा होगा। ये है अपवाही धमनी, अपवाही धमनी, ये सकड़ी होती है, चौड़ी होती है। तो इसमें देखो होता क्या है कि जब इसमें से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है तो इसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, ग्लूकोज भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, यानी लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के कण मौजूद होते हैं। तो ये क्या काम करता है कि रक्त तेजी से इसमें आता है, अशुद्ध रक्त, और यहाँ पर ये गुच्छे के रूप में जब घूमी हुई होती है, इस संरचना को ग्लोमेरुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुल्स, यानी कोशिका गुच्छ भी कहते हैं इसको, कोशिका गुच्छ। ये गुच्छे का निर्माण करता है, घूम घूम कर गुच्छा बना लेते हैं, जिसको ग्लोमेरुल्स कहते हैं। क्लियर है? अब ये दोनों ग्लोमेरुल्स और बोमन संपुट मिलकर, ये दोनों संरचनाएं मिलकर क्या बनाती हैं? मेल पीघिकाय, ये बनाती है। अब ऐसी संरचना ये आगे क्या करती है? आगे जाती है और एक यू आकार की नली में जुड़ जाती है। उस यू आकार की नली को हम कहते हैं हेन्ले लूप, जो जिसका अवशोषण स्तर बहुत ही ज़्यादा होता है। इस तरह से इस हेन्ले लूप में ये क्या होती है? संग्राहक नलिका में, छोटी सी बना रहा हूँ, ये पर ये कलेक्टिंग ट्यूब होती है। इस तरह से ये इसमें जाकर खुलती है और ये मूत्रवाहिनी में आगे खुल जाती है। मूत्र वाहिनी, ये है संग्राहक नलिका, संग्रह नलिका, ठीक है। ये जो आती है नली, इस पे चारों ओर घिरी रहती है, और ये जो संरचना होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये कहलाती है हेन्ले लूप, हेन्ले लूप संरचना कहलाती है, जो अवशोषण स्थल को बढ़ा देती है। ये जो भुजा है ये क्या होती है? समीपस्थ भुजा, समीपस्थ भुजा, और ये भुजा होती है दूरस्थ भुजा, दूरस्थ भुजा, ठीक है। और हेन्ले लूप की जो संरचना होती है यू के आकार की होती है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये, इसमें आरोही और अवरोही दोनों भुजाएं पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर ये काम कैसे करता है। ये नेफ्रॉन्स की संरचना है, वृक्काणु की संरचना है। इस तरह की वृक्काणु की संरचनाएं इस किडनी में लाखों की संख्या में होती हैं। तो इनका जो ये मूत्रवाहिनी वाला भाग है, संग्राहक नलिका का भाग है, ये पेल्विक्स में खुलता है। यहाँ पर एक पेल्विक संरचना होती है जिसको द्रोणिका बोलते हैं, यानी कीट के समान की संरचना होती है, इसको पेल्विक्स बोलते हैं। ये पेल्विस आगे मूत्रवाहिनी में खुल जाती है और मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो जाता है। तो मूत्र यहाँ से बनना शुरू होता है, छनना शुरू होता है, और ये क्या होता है? छन कर नीचे आता है, यहाँ पर इसमें इकट्ठा होने लगता है। प्रक्रिया कैसे होती है वो हम समझाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर से। देखो नेफ्रॉन्स में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो प्यालेनुमा संरचना होती है, मैं उसी को यहाँ पर बना रहा हूँ। इस तरह से प्यालेनुमा संरचना है, इसमें ये आगे वृक्क नलिका में जाती है। तो इस संरचना में ये मोटी नली से अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त, यानी ये क्या है? अभिवाही, अभिवाही धमनी, ठीक है, अभिवाही धमनी। क्लियर है? ये रक्त को लाती है, इस रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं, ये आगे ग्लोमेरुल्स बनाती है, कोशिका गुच्छ बनाती है। अब यहाँ पर जैसे रक्त आता है तो इस पर दबाव पड़ता है, तो दबाव के कारण इसका जो ये छनने लगता है। इसमें से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं जैसे लवण है, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, ये सभी छन जाते हैं। और इसमें भी ये कौन सी इकाई है? ये है बोमन संपुट, बोमन संपुट है ना, प्यालेनुमा संरचना है। ये जो छनित है ये क्या कहलाता है? किससे छना हुआ है? ये छना होता है ग्लोमेरुल्स, यानी कोशिका गुच्छ कोशिकाओं से छना होता है, ये कहलाती हैं ग्लोमेरुल्स, ग्लोमेरुल्स, ठीक है। तो ग्लोमेरुल्स में जैसे ही रक्त छनता है ये छनित कहलाता है, इसको बोलते हैं छनित,
ये क्षनित, इसमें क्या होता है कि कुछ आवश्यक तत्व भी होते हैं, आवश्यक पदार्थ भी होते हैं जो जिनका अवशोषण हो जाता है और यहाँ पर शुद्ध रक्त बनता है। और शुद्ध रक्त क्या होता है, बाहर निकलता है ये अपवाही धमनी के रूप में, अपवाही धमनी में चला जाता है। तो ये अशुद्धियाँ कहाँ आती हैं, ये क्षनित भाग है। जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है वो 3 चरणों में होती है। 3 चरण कौन से होते हैं? पहला चरण तो होता है कोशिकीय निस्यंदन, गुच्छकीय निस्यंदन, जिसको गुच्छीय निस्यंदन, गुच्छीय निस्यंदन का मतलब होता है जो ग्लोमेरुल्स में जो क्षनित होता है वो छनता है। छनने के बाद यहाँ पर ये घनाकार उपकला कोशिकाओं का बना होता है, वो बोमन संपुट में आता है। तो यहाँ पर बोमन संपुट में उसका पुनः निस्यंदन होता है। निस्यंदन का मतलब पुनः से दोबारा से अवशोषण होता है, छनता है। और लास्ट में जो तीसरा काम होता है वो होता है स्रावण का कार्य होता है, यानी स्रावित होने का काम होता है। इस तरह से 3 प्रक्रियाओं में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जो पहला जो भाग होता है इसमें ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर लगभग ग्लूकोज, लवण व एमिनो अम्लों का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर जो क्षनित है इसमें किस किस का अवशोषण हो जाता है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण व अन्य उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, अभी भी इसमें कुछ अशुद्धियाँ बचती हैं, वो कहाँ आती हैं? जैसे ये क्षनित भाग इसमें घनाकार उपकलाओं से बने बोमन संपुट में आता है और यहाँ से ये नीचे जाता है, हैंले लूप में चला जाता है, यू आकार की नली में यहाँ पर आता है इसमें। तो यहाँ पर बचे हुए पदार्थों का भी, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल और भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है। लगभग 99 यानी 90% भाग का अवशोषण यहीं पर हो जाता है, बचे हुए भाग का अवशोषण यहाँ पर होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे अवशोषित होता हुआ यहाँ पर लास्ट में जो मूत्र बचता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वो इसमें दूरस्थ भुजा से होता हुआ संग्राहक नलिका में आता है। ये संग्राहक नलिका एक कीप के समान की संरचना में खुलती है, जिसको पेल्विक्स बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस आगे जाकर सिकुड़ जाती है और सिकुड़ कर एक मूत्र वाहिनी का निर्माण करती है। ये मूत्र वाहिनी मूत्राशय में चली जाती है। इस तरह से मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें तीसरा जो 3rd स्टेप होता है वो स्रावण द्वारा बाहर मूत्र को निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, धीरे धीरे होती रहती है। ये नहीं कि एक बार मूत्र बना बाहर निकाल दिया फिर प्रक्रिया रुक गई, ये धीरे धीरे होती है। तभी ये मूत्र वाहिनी क्या होती है, धीरे धीरे रक्त स्रावित होता रहता, मूत्र स्रावित होता रहता है और मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। जैसे ही मूत्राशय फुल भर जाता है तो उसको मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये हमारा उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन की में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है किडनी यानी वृक्क होते हैं। वृक्क में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है, जो मूत्र के निर्माण का काम करते हैं और मूत्र को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो हमारा ये मूत्र निर्माण का उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।